So today we will discuss about sustained yield and progressive yield. तो बेसिकली सस्टेन यील्ड क्या होता है? सस्टेन यील्ड का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सिंपल टर्म में हम सस्टेन यील्ड का मतलब ये समझते हैं कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस दैट कैन बी ऑब्टेन एनुअली और पीरियोडिकली इन परपेचुइटी विदाउट रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट। सो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये क्या है, सस्टेन यील्ड क्या है, हमारा होता क्या कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात करें तो अब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि बेसिक कंसिडरेशन दैट लेटर जनरेशन में रिजर्व फ्रॉम द फॉरेस्ट एट लीस्ट और एज मच एज द बेनिफिट्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। एज द प्रेजेंट जनरेशन को जितना बेनिफिट हो रहा है इतना ही हमारा बेनिफिट फ्यूचर जनरेशन को भी हो। तो जिस मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यहाँ से आया। अब इसमें क्या है कि ये बेसिकली बैकबोन मानी जाती है साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। हम फॉरेस्ट को मैनेज क्यों कर रहे हैं? हम फॉरेस्ट को मैनेज इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो फॉरेस्ट के रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन हम एक सस्टेनेबल तरीके से करते रहें, मतलब वो एक तरह से ख़त्म भी ना हो और मतलब उनका कोई कह सकते रिडक्शन भी ना हो, और बट उनको हम एज अ ग्रोथ के साथ फ्यूचर में भी इसी तरह से वो मतलब इसी तरह से हम उनसे अपना प्रोड्यूस, हमारा जो भी हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है मिल रहा है तो उसे हम कंटिन्यू रखें। तो इसके लिए मैनेजमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट आया, पूरा जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है वो इसी चीज़ के लिए किया जाता है, फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम बात करें कोई भी हम अपनी लोकल यूज का भी बात कर सकते हैं। सो एक कॉन्टीन्यूस सप्लाई होती है कि हाँ ये, लेकिन फ्यूचर में क्या है कि हम अगर मैनेज करके नहीं चलेंगे तो ये रिडक्शन का एक रीज़न बन जाएगी। अब इसका जो मेन वो आता है प्रिंसिपल कहें या टॉपिक है कि ये एक तरह से कॉन्टीन्यूस और रेगुलर सप्लाई करे फॉरेस्ट का। दूसरा ईल्ड का मतलब यहाँ पे एक बेसिक टर्म होता है कि नेट एनुअल इंक्रीमेंट हम ईल्ड के बेस में लेते हैं, वट एवर वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूस कह सकते हैं हम, टिम्बर सो ऑन। अब इसमें एज ग्रेडेशन, ग्रोइंग स्टॉक, तो इस सब पे हम बात करेंगे। एज ग्रेडेशन क्या होता है? एज ग्रेडेशन मतलब एक जैसे एनुअली हमने ग्रेडेशन में बांट दिए फॉरेस्ट को। ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है? सम ऑफ एंड टोटल ऑफ वॉल्यूम, सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज कह सकते हैं या वॉल्यूम कह सकते हैं इन द फॉरेस्ट, तो या फिर कहें इन अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें जब हम इसके प्रिंसिपल्स को बात करेंगे तो देन हम इसकी ओर जाएंगे। अब इसमें क्या है, और सस्टेन इनके साथ हम बात करते हैं। हमने ग्रोइंग स्टॉक की बात कर दी, हमने एक आइडल सीरीज़ एज क्लास की हमने बांट दी। 1 ईयर का एज क्लास इंटरवल होता है इसमें, बेसिकली इसको एज ग्रेडेशन कहते हैं। 1 ईयर क्लास मतलब कि हमने फॉर एग्जांपल हमने 10 ईयर का एक ओल्ड क्रॉप को 10 साल अगर किसी 10 ईयर हो गए हैं फॉरेस्ट में एक क्रॉप को, मैं इसको कट करूँगी एंड देन यहाँ पे फर्स्ट प्लांट करूँगी एंड देन अगला ऐसे 10 ईयर, तो अगले ऐसे 1 ईयर में नेक्स्ट ईयर में इसको करूँगी जो 10 ईयर का हुआ है, नेक्स्ट ईयर में अगले को करूँगी। तो हर साल में जब इसको कट डाउन कर रही हूँ, इसको बोला जाता है अलाउएबल कट कह सकते हैं हम, एक किससे ज़्यादा एक्सीड ना हो, मतलब एक एक थ्रेशोल्ड अगर हमने कह दी कि हाँ इतना होना है तो इतना ही होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो क्या है कि अलाउेबल कट कहते हैं कि फेलिंग क्या हो, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं है। तो 10 ईयर का मैंने कट डाउन किया तो मैंने तुरंत इसको इमीडिएटली क्या किया, यहाँ पर मैंने नहीं इसी 10 ईयर की एक पैच को अगर मैंने क्लियर आउट किया तो मैंने इसी में जल्दी से प्लांटेशन कर दिया। तो ये 1 ईयर 1 ईयर के बाद मैं अगले पार्ट में गई फॉरेस्ट के, एंड देन मैं यहाँ पे 10 ईयर्स का कट डाउन कर रही हूँ या कोई भी प्रोड्यूस ले रही हूँ। सो अगेन मैं इसको हाथ मतलब उसी समय इमीडिएटली प्लांट भी करूँगी, देन नेक्स्ट ईयर भी मैं इसको प्लांट करूँगी, नेक्स्ट फिर मैं अगले में जाऊँगी उसी साल। तो अभी इसमें जो ग्रेडेशन बना है ना 1 ईयर का बना है, क्योंकि मैं हर साल मैं मूव कर रही हूँ। और अब क्या है, यहाँ पर 1 ईयर की क्रॉप थी, जब मैंने इसको लगाई नेक्स्ट ईयर ये 1 ईयर की हो गई, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने ये अगली बनाई तो ये 1 ईयर की हो गई। तो ये क्या है, ये क्रॉप से अब जब क्या है मैं 10 फॉर एग्जाम्पल मैं 10 ईयर तक मैंने ये किया, एंड देन जब मैं यहाँ पहुँचूँगी बाद में, जब मेरा यहाँ तक मुझे सप्लाई मिल गई, जब मैं यहाँ इस वाले में पहुँचूँगी तो तब तक ये 10 ईयर के हो चुके होंगे। तो अब इसका एक साइक्लिक फॉर्म में चलेगा और तो कॉन्टीन्यूस चल रहा है, यानी कि हमें ग्रोथ भी देखनी है एंड जो हमें कॉन्टीन्यूस हमें मिल रहा है यहाँ से प्रोड्यूस, उसको भी यील्ड जो हमें मिल रही है उसको भी हमें कॉन्टीन्यूस सप्लाई में रखना है।
और इसी को बोला जाता है 1 ईयर एज क्लास इंटरवल। ये 1 ईयर का एज क्लास चलता है, जिसको हम एज ग्रेडेशन भी कहते हैं। तो ये सस्टेन यील्ड का मतलब मेन पॉइंट है, जहाँ पे मतलब जिसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो सस्टेन यील्ड का सीधे मीनिंग हो गई हमें जो भी है एनुअली पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिकली जो हम हमें जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है, कि हम देखते हैं कि रेगुलर हमें सप्लाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हो जाए, और इनमें एनुअल इंक्रीमेंट के बेस पे होता है। ये एक मतलब अलाउेबल कट होता है कि इतना कट होना चाहिए इस 1 ईयर में, या फिर मतलब इस 10 ईयर के उसमें इतना कट होना चाहिए, मतलब एक लिमिट होती है, एंड देन उस लिमिट के बेस पे हमें काम करना पड़ता है। दैट्स वाई इट्स अ बैकबोन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, एनुअल और पीरियोडिक वैल्यू शुड नॉट एक्सीड ग्रोथ एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इसका प्रिंसिपल यही कहता है कि अलाउेबल कट हम कहेंगे तो नेट इंक्रीमेंट को देखेंगे, उसमें भी नेट इंक्रीमेंट हम कैसे निकालते हैं, जो ग्रॉस इंक्रीमेंट है वहाँ से इंक्रीमेंट देखेंगे, माइनस जो नेचुरल लॉसेस हुए हैं फायर से, विंड से और अदर डिजीज से। सो ये ग्रोइंग स्टॉक से इसको माइनस किया जाता है, जो ग्रॉस इंक्रीमेंट होता है, तो वो उसके बेस पर हम एक अलाउेबल कट बनाते हैं, जिसके बेस पर हम अपनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कट डाउन करेंगे। और वो एक्सीड एक मतलब ग्रोथ फॉर्म को भी ध्यान रखता है। नेचुरल लॉसेस जो है इनको भी कंसिडर किया जाता है, बट ये नेचुरल लॉस को हटा दिया जाता है। तो इसके बेस पर भी सारा चीज़ हम देखकर एक मैनेजमेंट के बेस पर हम चीज़ों को देखेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और कॉन्टीन्यूस सप्लाई करता है रॉ मटेरियल की। सोशल डोमेस्टिक नीड्स हमें यहाँ से मिलती रहे, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नॉट ओनली द इंडस्ट्री बट ऑल्सो फॉर द डोमेस्टिक एंड जो लोकल लोग हैं उन्हें भी अपनी मतलब डेली लाइवलीहुड बेसिस जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं तो वो उन्हें कॉन्टीन्यूसली मिलती रहे। एंड द फॉरेस्ट मतलब इसमें अगला हमारा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। द फॉरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ ट्रस्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सीधी बात तो यह है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको बचा कर चल रहे हैं और मैनेजमेंट के साथ, तो हमें अभी भी मिले और फ्यूचर में भी ये चीज़ हमें मिलते रहे, यही इसका कॉन्सेप्ट है सस्टेन्ड यील्ड। सो एक चीज़ है कि इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं, ये स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है पूरा का पूरा, यानी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे एक पर्टिकुलर उस पर देखते हो कि आपको कितना वॉल्यूम मिल रहा है, कितना ट्रीज आपके कट डाउन हो रहे हैं, कितना आप मतलब एक तरह से आप इकोनॉमिक माइंडसेट ही बना के इसमें सीधे चल रहे हो और आपको एक ग्रोथ और इकोनॉमी हम लेके चल रहे हैं अल्टीमेटली। अब क्या है कि अब इसकी हमने लिमिटेशन की बात करी तो इससे ओनली गिव द स्टैटिस्टिक पोर्शन कि कितने नंबर ऑफ हमें वो मिल रहे हैं। एंड ये कहाँ डिफ़िकल्ट होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है प्राइवेट फॉरेस्ट में सस्टेन यील्ड को अप्लाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि प्राइवेट यील्ड में क्या है, हमें इंटरमीडिएट यील्ड्स मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम, हमें अपने लोकल यूज के लिए लेते रहते हैं, तो जिसके मतलब प्राइवेट फॉरेस्ट को मैनेजमेंट के तरीके से नहीं देखा जा सकता है। सो हाँ, उसको प्राइवेट को जिसका अपना है वो उस अपने तरीके से उसको मैनेज करे, बट इट्स नॉट मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होता है यहाँ पे सस्टेन यील्ड, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इंसान को जब जैसे ज़रूरत हो रही है तो उसके बेस पर वो वहाँ से अपना डेली बेसिस पे चीज़ें ले रहा है। इंटरमीडिएट यील्ड जो हम कहते हैं वो सप्लाई होते जाती है प्राइवेट फॉरेस्ट से, तो दिस इज़ हम ये इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसके लिए कंसिडर नहीं करेंगे। और जो पुअरली स्टॉक फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे स्टॉक बहुत कम है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम नहीं प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी कोई भी जंगल, एक ऐसा थोड़ी ना है कि हम बहुत कम अमाउंट ऑफ वहाँ पे ट्रीज़ हैं या कुछ ऐसा फॉरेस्ट लोकल मतलब जो भी प्रोड्यूस हम ले रहे हैं वो लिमिटेड है। सो वी कांट कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे सस्टेन्ड यील्ड को अप्लाई करेंगे। सो ये इसका सेकेंड पॉइंट है। सो सस्टेन यील्ड दो बेस पे होता है, एक तो ग्रोथ एंड दूसरा होता है कि हार्वेस्टिंग। सो कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ मतलब ग्रोथ भी कंटिन्यूस होती रहे एंड द हार्वेस्टिंग भी कंटिन्यूस होती है। तो सस्टेन यील्ड का जो मैनेजमेंट होता है इन दो पॉइंट के बेस पे होता है, दो ही ऑब्जेक्टिव मतलब हम कह सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में होता है। सो ये सस्टेन यील्ड का बेसिक मैनेजमेंट रूल है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि जो सस्टेन यील्ड के लिए हमने जो जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए कि 10 ईयर्स मतलब एज ग्रेडेशन 1 ईयर का रखा जाएगा, इसमें बेसिक ये है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि 10 ईयर का अगर हम जो ओल्डेस्ट हमारा क्रॉप है, जो ओल्डेस्ट क्रॉप है वही क्रॉप हमारी क्या मानी जाएगी, मतलब हमारी मेन वो मानी जाएगी ग्रोथ। जो ओल्डेस्ट हमारा फॉरेस्ट कहें या ओल्डेस्ट हमारा मेच्योर वुड है उसको मतलब मेच्योर वुड जो है उसको ही हम ओल्ड वुड को ही हम क्या कहेंगे इंक्रीमेंट मांगनी जाएगी, इसकी होल फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट भी माना जाए, मतलब उसको होल फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट भी कहेंगे। तो सो बेसिकली हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टोटल एरिया का 1/10 पार्ट हम ये रिमूव कर रहे हैं। तो एक सीरीज़ में हम कंटिन्यूस सीरीज़ में करेंगे और इसमें ऑल एज के क्रॉप्स को लगाया जाएगा
सीडलिंग से मैच्योरिटी स्टेज हम ये पूरा एज ग्रेडेशन आ जाता है, कंप्लीट सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन कही जाती है सीडलिंग, जहाँ पे पूरा सीडलिंग है, सीडलिंग से मैच्योरिटी स्टेज के बीच में सारी एज क्रॉप्स आएंगी ट्रीज आएंगी, जो उसकी सीरीज़ को कहेंगे कंप्लीट सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन। सबसे पहले ओल्ड क्रॉप को रिमूव किया जाता है और कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्विकल्चरल ऑपरेशन इसमें चलेंगी, आप सिस्टम चलेंगे। कहीं अगर क्लियर फेलिंग की जा रही है तो एक साथ ही एक स्टैंड को एक साथ ही किया जाएगा, एक साथ ही उसमें नई क्रॉप को प्लेस किया जाएगा। कभी कभी हम पीरियोडिक ब्लॉक्स के बेस पे करते हैं, तो वो सारी टेक्निक फर्दर फॉलो होंगी। उससे पहले हम इसमें बात करेंगे कि मतलब इसमें देखेंगे कि हमें कहाँ पे किस तरह से हमारा फॉरेस्ट कैसा है और कहाँ पे हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है बात करने जा रहे हैं प्रोग्रेसिव यील्ड। अब कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से अब सस्टेन यील्ड को रिप्लेस कर दिया गया है, कहीं ना कहीं उसी का एक मॉडिफाई वर्जन हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव यील्ड। तो प्रोग्रेसिव यील्ड वैसे अलग है, इसको सबसे पहले हमारे मतलब इसने जो प्रपोज किया था ये टर्म जर्मन फॉरेस्टर हार्टिग ने इसको प्रपोज किया था, एंड देन इसको फिर से डिस्कस किया गया 1939 में, जो एक सिल्विकल्चरल कॉन्फ्रेंस हुई 6th इंडियन। सो इसमें इसको प्रपोज मतलब इसको वो किया गया एंड डिस्कस किया गया। उसके बाद इसकी जो मेन पॉइंट है, इसका मेन वो है कि अभी तक हम सस्टेन यील्ड की बात कर रहे थे, तो प्रोग्रेसिव यील्ड में थोड़ा अलग तरीके से आ सकता है। थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, नॉट ओनली द मैनेजमेंट कहें, नॉट ओनली साइंटिफिक मैनेजमेंट कहें, बल्कि उसमें हम उसमें और क्या चीज़ें ऐड करके इसको इम्प्रूवमेंट के साथ चलेंगे। तो जैसे नाम से ही पता चला है प्रोग्रेसिव, तो यील्ड तो हमें काटनी भी है लेकिन इंक्रीज़ भी करनी, मतलब हमें यील्ड तो ऑब्टेन मतलब करनी तो है ही, बट साथ में उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। हम कह सकते हैं कि मतलब दूसरी स्पीसीज़ को प्लेस करना, सॉइल के प्रिंसिपल मतलब सॉइल की प्रोडक्टिविटी को अच्छा करना, एंड क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करना। सम सिल्विकल्चरल ट्रीटमेंट्स इसमें अप्लाई हम कर सकते हैं, एंड टेंडिंग ऑपरेशन और द फॉरेस्ट में उसमें क्रॉप में चेंजेस, क्रॉप कंपोजिशन में चेंजेस, और इन्फीरियर फॉरेस्ट को वैल्यूबल फॉरेस्ट स्पीसीज से मतलब ओरिजिनल इन्फीरियर मतलब को रिप्लेस करके वैल्यूबल फॉरेस्ट स्पीसीज को रिप्लेस करवाना, लाइक इस तरह की चीज़ों में ऐड करना। तो हम इसके साथ प्रोग्रेसिव यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बेस पे काम करता है। ये एक डायनामिक कह सकते हैं हम, जैसे सस्टेन यील्ड हमारा एक स्टैटिस्टिक था बेस था, तो ये डायनामिक बेस पे होता है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। एंड इसका मेन फोकस हमें सस्टेनेबिलिटी तो होती है, साथ में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना भी होता है। ये मेंटेनेंस से आगे काम करता है, ग्रोथ को साइंटिफिकली मतलब कहीं ना कहीं रिसर्च, साइंस, सब कुछ सिल्विकल्चर, सब चीज़ का एक कॉम्बिनेशन बना के हम इसके साथ चलते हैं। सो अगर मेथड्स की बात करें कि क्या प्रोग्रेसिव यील्ड से हमें मिलता है, सो बेसिकली सिल्विकल्चरल ट्रीटमेंट में मतलब मेथड्स हम कौन कौन सी फॉलो करते हैं प्रोग्रेसिव यील्ड को मतलब अचीव करने के लिए। तो सिल्विकल्चरल ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया कि इसमें डिफरेंट सिल्विकल्चरल ट्रीटमेंट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, थिनिंग ऑपरेशंस एंड सॉइल में इम्प्रूवमेंट करना, स्पीसीज़ को रिप्लेस करना इन्फीरियर को सुपीरियर स्पीसीज़ के साथ। सो रीजनरेशन टेक्निक्स, जैसे सीड से नेचुरली नहीं हो रहा है तो समटाइम्स हम डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं, वेजिटेटिव एंड ऑल, जो कि अगर नहीं है तो प्लांटिंग करेंगे, बाहर से आउटसाइड हम कुछ ऐसे प्लांट्स ला सकते हैं जो कि वहाँ पे हम रीजनरेट करवा सकते हैं। सो ये हो सकता है, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च का हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च पूरी तरह से यूज हो रही है। तो प्रिंसिपल इसका क्या कहता है कि इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इंक्रीमेंट लॉस अवॉइड होता है इसमें। जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, हम पूरा साइंटिफिकली इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड वे में काम कर रहे हैं। सो हमारा जो डैमेज हो रहा है, चाहे वो किसी बाहरी इन्फ्लुएंस से हो या फिर कोई अदर फैक्टर से हो, सॉइल बेस पे हो, रीजनरेशन बेस पे हो, तो ये मिनिमम हो जाता है, मतलब इसको रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होती है, ना केवल आप सिर्फ फॉरेस्ट पे ध्यान, प्रोड्यूसर्स पे ध्यान देने, बल्कि होल स्टैंड एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी भी हो रही है। स्टैंड की क्वालिटी अच्छी होती है, क्रॉप कंपोजिशन, ये सब इसके मेजर प्रिंसिपल हैं। और टाइम के साथ जो प्रोग्रेसिवली मतलब यील्ड को इंक्रीज़ किया जाता है। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस हैं वो ये है कि ओवरऑल फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज़ करता है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा मतलब ये सपोर्ट सिस्टम है। एंड जो मॉडर्न साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को ये इंकरेज कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, सो सपोर्ट कर रहा है। तो जो मॉडर्न साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी चीज़ों को एक साइंटिफिक वे में लेके चल रहे हैं, तो केवल हमारा एम सिर्फ ग्रोथ करके मतलब कि ग्रो करा के प्रोड्यूस लेना नहीं है, बल्कि एक तरह से रिसर्च और इनोवेटिव वे में काम करना है। और इनोवेशन एंड रिसर्च को इनकरेज करना इसका मेन प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक नए तरीके आ सकते हैं, नई नई टेक्निक्स, इनोवेटिव वेज हो सकते हैं। रिसर्च को इसमें इंडल्ज करके हम सारा पूरे सिस्टम पे काम करते हैं, पूरे फॉरेस्ट पे काम करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं रिसर्च के लिए और इनोवेटिव मतलब इनोवेशन के लिए बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है। इस वे में हम ईल्ड पे काम करना, इस वे में मतलब एक प्रोग्रेस से ईल्ड गेन करना किसी भी फॉरेस्ट में। दिस सो ये था हमारा सस्टेन्ड ईल्ड एंड प्रोग्रेसिव ईल्ड का कॉन्सेप्ट। आई होप अब इससे कोई डाउट नहीं रहेगा इन मतलब ये दोनों टॉपिक्स में। दोनों अलग हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम लोग इसको एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। सस्टेन ईल्ड एंड प्रोग्रेसिव ईल्ड दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। और दो ये हम इससे ये नहीं कहेंगे कि ये सिनोनिमस हो गए हैं, बिकॉज रिप्लेसमेंट हो गया है। नाउ हम अब प्रोग्रेसिव ईल्ड फोकस्ड हो गए हैं। सो सस्टेन ईल्ड हम पहले बात करते थे, हमें मेंटेन करना था, हमें कंजर्व करना था, हमें जो भी मतलब सस्टेन करना था, प्रोटेक्ट करना था फॉरेस्ट को। बट अब हमें अपने फॉरेस्ट को डेवलप भी करना है। सो एक तरह से कहीं ना कहीं सस्टेन ईल्ड से हम प्रोग्रेसिव ईल्ड में ट्रांसफ़र हो चुके हैं इस समय, क्योंकि हम अब साइंटिफिकली रिसर्च बेस पे चीज़ों को एनहांस करने और डेवलप करने पे ध्यान देने लगे हैं। सो आई होप ये आपके लिए बेनिफिट करेगा। अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल है, सो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, इट्स गिव मोटिवेशन कि आप इसे शेयर कीजिए। एंड होल चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करवाइए एंड लाइक करवाइए वीडियो को। इफ़ थोड़ा सा भी आपको इससे बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मतलब और आगे और चीज़ों को और टॉपिक पे बात करना है। अभी मैनेजमेंट के कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्सप्लोर करने हैं, और जिससे बहुत ईजी वे में हम समझेंगे, बेसिक वे में समझेंगे, कोई भी हेडेक नहीं लेना उस पर, सिंपल वे में हम उसे समझेंगे, कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो टिल दैट